तो राम राम भाई सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम लेकर आए हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है नर्व इम्पल्स जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन। और इस टॉपिक से कुछ नहीं तो भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर साल आपको दिखाई देते हैं नीट के पेपर में। ये टॉपिक आपका नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर 11th क्लास के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहले हम जानते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी। और न्यूरॉन एक तरीके का एक्साइटेटरी सेल भी है जो कि क्या करता है, आपके स्टिमुलस को भांप लेता है या कह सकते हैं डिटेक्ट कर लेता है और आगे उसको ट्रांसफ़र करता है। इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं हम एक्सोलेमा, विच इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि ये किसी सेलेक्टिव पार्टिकल को ही अपने अंदर आना अलाउ करती है, अदरवाइज और किसी को भी अंदर आने नहीं देगी। तो चलिए इसके बाद जान लेते हैं हम कुछ चैनल्स के बारे में। चैनल्स का मतलब है यहाँ पर रास्ते, जिन रास्तों के थ्रू आपका सोडियम, पोटेशियम या और कोई आयन अंदर और बाहर आना जाना करता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के चैनल्स होते हैं। इसका मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से, देखिए। आयन चैनल्स इनको कहते हैं हम, जो कि 2 प्रकार से होते हैं, नॉन गेटेड चैनल्स एंड गेटेड चैनल्स। ठीक है, नॉन गेटेड चैनल्स के अंदर आ जाते हैं हमारे लीक चैनल्स। लीक चैनल्स की खास बात यह है कि ये हमेशा ओपन रहते हैं और इसको मैंने आपको नीचे यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे गेटेड चैनल्स, जिनके अंदर हमारे अलग अलग प्रकार के गेट्स आ जाते हैं, जैसे कि वोल्टेज गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल और सिग्नल गेटेड चैनल। इस टॉपिक में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लीक चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स। इन सभी चैनल्स को मैंने आपको नीचे डायग्राम में शो कर रखा है। इस प्रकार से ये सारे चैनल हमने यहाँ शो किए हैं: डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक नॉब, वेसिकल्स। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पिछली वीडियो में जब हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था वो हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स के नाम लिखे हुए हैं: लीक चैनल्स, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, और कैल्शियम गेटेड चैनल्स। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रेस्टिंग स्टेट के बारे में, जिसको हम पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। रेस्टिंग स्टेट का सिंपल सा मतलब है, नाम में ही छुपा हुआ है कि रेस्ट। इस समय न्यूरॉन आपका क्या होगा, रेस्ट पर होगा। अभी भी कोई भी पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल वो आगे कैरी नहीं कर रहा है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल पर हमारा जो एक्सॉन है वो कई तरह के फीचर्स शो करता है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला हमारा ये है कि जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल होगी, किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। इसका मतलब ये है कि जो लीक चैनल्स हैं जो कि हमेशा खुले रहते हैं, उससे जो पोटेशियम आयन है उनका फ्री फ्लो बना रहेगा। ठीक है, और क्या होता है, एक्सॉन के अंदर जो एक्सोप्लाज्म है उससे निकलकर ये जो आपके पोटेशियम आयन्स हैं ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और बाहर आकर क्या होता है कि जो एक्सॉन की बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको पॉजिटिव करने का काम करते हैं और अंदर एक नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है क्या, कि एट रेस्टिंग स्टेट द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन बट इज नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन्स। इसका मतलब ये है कि ये सोडियम का इनफ्लो नहीं करने देगी, अलाउ करेगी तो सिर्फ किसको, पोटेशियम आयन को। ठीक है, और हम ये देखें कि ओवरऑल एट रेस्टिंग फेज द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव आउटसाइड इज ड्यू टू द सोडियम आयन एंड नेगेटिव इनसाइड इज ड्यू टू द पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। चलिए यहाँ पर मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का दे रखा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो फ्लूइड एक्सॉन के बाहर है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड एक्सॉन के अंदर है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है क्या, कि अंदर की तरफ जो नेगेटिव चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया है, वो आया है आपका पोटेशियम की वजह से एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से। और बाहर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो आया है आपका एक्सेस ऑफ सोडियम आयंस की वजह से, जो कि यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर रखा है। अब इन्हीं दोनों की वजह से क्या होता है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है।
ठीक है, जिसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसकी वैल्यू निकल कर आती है -70 मिलीवोल्ट, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है विच इज़ ड्यू टू द पोटेशियम एंड सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, इसको मेंटेन करने का जो काम करता है वो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन। ठीक है, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा कि 3 सोडियम को उठा के एक्सोप्लाज्म के बाहर फेंक देगा और 2 पोटेशियम को उठा के एक्सोप्लाज्म के अंदर ले आएगा विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ये इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको यहाँ ट्रिक बता रखी है, जिस ट्रिक का नाम है नोकिया से हमेशा याद करेंगे। N से हो गया सोडियम, O से हो गया आउट, K से हो गया पोटेशियम, I से हो गया इन और A से हो गया यहाँ पर आपका ATP। तो चलिए अब हमने रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद जानना है किसके बारे में, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस के बारे में। ये वो छोटे से छोटा स्टिम्युलस होता है जिसकी वजह से आपका जो न्यूरॉन है वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स और स्टिमुलेशन नीडेड टू ट्रिगर अ रेस्पॉन्स। ठीक है, अब हमने जब बात की थी रेस्टिंग पोटेंशियल में तो हमने देखा था उसका जो पोटेंशियल है रेस्टिंग फेज पे -70 मिलीवोल्ट है। अब जब हम क्या करेंगे, उसको स्टिमुलस देंगे, स्टिमुलस देने का मतलब है कि वो कहाँ तक पहुँच जाए, वो जो -70 मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल है जब उसकी वैल्यू -55 मिलीवोल्ट हो जाएगी, इस वैल्यू पर जो आपका न्यूरॉन है वो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। जैसा कि हमने इस डायग्राम में शो कर रखा है, यहाँ पर से हमने स्टिमुलस देना चालू किया और स्टिमुलस कब तक दिया, जब तक उसकी वैल्यू -70 से -55 ना हो जाए। जब -55 हो जाएगी तो यहाँ से जो है एक्शन पोटेंशियल आगे को बहना चालू कर देगा। मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डेंड्राइट से होता हुआ जाएगा वो आपका एक्सॉन एंड तक। और ये सारे नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं। इन नोट्स को मैं आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही न्यूरॉन को स्टिमुलस मिला, ठीक है, अब क्या हो गया, न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलते ही उसके पास हमने जो बात की थी सोडियम गेटेड चैनल्स की, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो थे इम्पल्स मिलने के बाद क्या हो गए, ओपन हो गए। और ओपन होने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर जो बाहर हमारा ECF था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वहाँ से सोडियम उठ के कहाँ जाने लगा, अंदर जाने लगा, एक्सोप्लाज्म के अंदर जाने लगा, जिससे जो पोलराइजेशन की जो वैल्यू थी -70 जो कि हो गई थी -55, अब और ज़्यादा बढ़कर वो हो जाती है क्या, +30 मिलीवोल्ट तक आ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन किसकी वजह से हुआ। तो हमारा आंसर होगा क्या, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन की वजह से क्या हो गया, मेम्ब्रेन क्या हो गई, वो डीपोलराइज हो गई। मतलब पोलराइज से वो क्या आ गई, डीपोलराइज हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल हो गया वो हो गया +30 मिलीवोल्ट। तो चलिए डीपोलराइजेशन के बाद हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पॉइंट टू पॉइंट, मतलब A से B तक कैसे जा रहा है और B से A पर किस तरीके से उसका चार्ज का फ्लो चल रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहाँ से स्टिमुलस दिया और यहाँ पर सोडियम गेट चैनल्स ओपन हुए और सोडियम अंदर जाने लगा। अब जैसे ही सोडियम अंदर गया तो वो क्या करेगा, जो A साइट आपको यहाँ पर दिख रही है वहाँ पर जो पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ था एट रेस्टिंग फेज में, वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम द पोलैरिटी एट A साइड रिवर्सेस। आउटर A साइड जो है उसके बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो हो जाएगी नेगेटिव और अंदर वाली अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव हो गया है यहाँ पर और ये पॉजिटिव हो गया है। अब क्या होगा, जो B साइड है, जो आपको यहाँ पर B साइड दिख रही है, वहाँ से पॉजिटिव उठकर अब आ जाएगा पीछे, वो नेगेटिव की जगह ले लेगा A साइड वाले की, और A साइड का जो पॉजिटिव है उठकर चला जाएगा B साइड पे। इसी प्रकार से क्या होगा, जो B साइड है उसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स है और जो एक्शन पोटेंशियल है वो पॉइंट टू पॉइंट आगे जाता है और वो पहुंच जाता है आपका एक्सॉन टर्मिनल तक। एक बात यहाँ पर जानने वाली ये है कि इनर साइड में क्या हो रहा है, जो मेम्ब्रेन की अंदरूनी साइड है वहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम साइट A टू साइट B, जो कि हमने एरो के द्वारा यहाँ पर दिखा भी रखा है। और बाहर की साइड जो आउटर साइड है वहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम साइट B टू साइट A, यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है।
इसी प्रकार से क्या हुआ, इम्पल्स जो है हमारी बी साइड पे चले जाती है एंड सो ऑन, एट लास्ट वो पहुंच जाती है कहाँ तक, एक्सॉन टर्मिनल तक। अब जैसे ही आपकी जो इम्पल्स है वो पहुंची एक्सॉन टर्मिनल तक, और हमने पहले ही बात की थी एक्सॉन टर्मिनल के पास है आपके क्या, कैल्शियम गेटेड चैनल। अब यहाँ पर इसको सिग्नल मिल जाएगा। सिग्नल मिलने के बाद क्या होगा, ये चैनल्स ओपन होंगे, और चैनल ओपन होने के बाद क्या होगा, जो कैल्शियम आपका ईसीएफ में पड़ा हुआ है वो क्या करेगा, इनफ्लो होना चालू कर देगा। इनफ्लो होने का मतलब है मतलब एक्सोप्लाज्म की तरफ बढ़ने लग जाएगा और अंदर की तरफ एंट्री ले लेगा। अब जैसे ही जो कैल्शियम है वो अंदर एंट्री लिया, वो क्या करेगा कि ये जो आपके वेसिकल्स है ना जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, कैल्शियम लगाएगा इनके ऊपर धक्का। ठीक है, धक्का लगाकर ये क्या करेगा, इन वेसिकल्स को पहुंचा देगा एक्सॉन एंडिंग पर, साइनेप्टिक नॉक तक पहुंचा देगा, और वहां पर जाकर क्या होगा, ये जो वेसिकल्स हैं ये फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो निकलकर कहाँ आ जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। ठीक है, अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर आया, अब क्या करना है हमने, एक न्यूरॉन पे तो हमने पूरी कंडक्शन देखी ली, अब हम क्या करेंगे, अगले न्यूरॉन पर इस इम्पल्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज हुआ है, ये क्या करेगा, इसके लिए क्या होते हैं, जो अगला न्यूरॉन है जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कह देते हैं, इसके लिए इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स मिलते हैं। इस रिसेप्टर पर आके क्या करेगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है आपका बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो अगला न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसको मिल जाएगा सिग्नल। अब सिग्नल मिलने की वजह से क्या होगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये हो जाएगा आपका डीपोलराइज। डीपोलराइज होने का मतलब है कि सोडियम आयन गेटेड चैनल खुल जाएंगे, और बाहर से जो सोडियम है, जो सोडियम आपका ईसीएफ में पड़ा हुआ है, वो अब आ जाएगा किसके अंदर, एक्सोप्लाज्म के अंदर। और इसी प्रकार से क्या होता है, जो आपकी नर्व इम्पल्स है वो आगे ट्रांसफर होती जाती है, और इसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है वो ब्रेन के पास पहुंचता है, और ब्रेन उस चीज़ को एनालाइज करता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रीपोलराइजेशन के बारे में। अब रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, तो इसको ध्यान से समझिए कि डीपोलराइजेशन होने के बाद न्यूरॉन ने क्या किया, अपना सिग्नल आगे भेज दिया। अब जिस न्यूरॉन ने अपना सिग्नल आगे भेज दिया है, क्या अब उसे एक्साइट रहने की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है नहीं है। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उस डीपोलराइज्ड फेज से पोलराइज्ड फेज में वापस लाना पड़ेगा। यही प्रोसेस हमारी कहलाती है क्या, रीपोलराइजेशन। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ इम्पल्स द प्रीवियस न्यूरॉन, जिसको हम प्री न्यूरॉन भी कहते हैं, विल हैव टू कम बैक टू द पोलराइज्ड और रेस्टिंग फेज। ठीक है, द रिटर्निंग और कम बैक फ्रॉम द डीपोलराइज्ड स्टेट टू पोलराइज्ड स्टेट, और रेस्टिंग स्टेट भी कहते हैं, इज टर्म्ड एज रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ। जैसा कि हमने डीपोलराइजेशन में पढ़ा, वो किसकी वजह से हुआ था, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीपोलराइजेशन। ये होता है, इसको समझिए कि इस समय पे होता क्या है, इसमें हो जाएगा आपका क्या, जो आपके ये चैनल्स हैं पोटेशियम गेटेड चैनल्स, इस समय पर आपके ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम जो एक्सोप्लाज्म के अंदर है वो बाहर जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं रीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये भी है कि जो पोटेशियम आयन्स है उनके लिए जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और जो सोडियम गेटेड चैनल्स हैं वो यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। अब इन पोटेशियम आयन जो कि बाहर आ गए हैं, इनकी वजह से क्या होगा, जो हमने रेस्टिंग फेज में देखा था कि बाहर की तरफ जो पॉजिटिव आयन है वो सोडियम की वजह से, पर रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, जो बाहर जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो पोटेशियम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये बात जो है वो न्यूरॉन को पसंद नहीं आती है। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि मेम्ब्रेन के बाहर हुआ है पोटेशियम की वजह से, उसे हमें वापस लाना पड़ेगा दोबारा, किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। और उस स्टेप को हम कहेंगे रिस्टोरेशन। तो पहले हम रिस्टोरेशन पढ़ने से पहले हाइपर पोलराइजेशन को जान लेते हैं कि ये टर्म क्या है। ठीक है, हमने बात की थी पोटेशियम आयन की। ठीक है,
ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन पोटेशियम आयन चैनल्स खुलते हैं और पोटेशियम वहां से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि किसी कारणवश क्या हो जाए कि जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स हैं वो ज़्यादा देर तक खुले रह जाएं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा देर तक खुले रहेंगे तो पोटेशियम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ जाएगा। अब उसके बाहर आने की वजह से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोटेंशियल है वो गिर जाएगा, वो उसकी वैल्यू चली जाएगी लगभग -80 से -90 मिलीवोल्ट की तरफ। मतलब होना -70 चाहिए था जो कि हमने रेस्टिंग फेज में देखा था, पर अब वो हो जा रही है कितनी, -80 से -90। तो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, हाइपर हो जाना। ठीक है, इसी को हम टर्म देते हैं क्या, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, सिंपल सा मतलब है इसका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रीस्टोरेशन के बारे में। ठीक है, रीस्टोरेशन का मतलब है कि जो बाहर पॉजिटिव हुआ था पोटेशियम की वजह से, अब हमें उसे करना है किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। याद करिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेस्टिंग फेज में जो पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट, उसको मेंटेन करता है कौन, सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन। वही पंप प्रोटीन क्या करेगा, जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, बट ड्यू टू सोडियम आयन। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर देखिए, मेकिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजिटिव ओनली बाय Na+, मतलब सोडियम आयन की वजह से हमने उसे क्या करना है, और ये किया किसकी वजह से जाएगा, मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन। इसको मैंने आपको यहाँ डायग्राम में शो कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि सोडियम आयन को अंदर से उठा के बाहर फेंक देगा और पोटेशियम को वापस अंदर खींच लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव हुआ था बाहर पोटेशियम की वजह से ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन, अब वो दोबारा से मेंटेन कर लिया जाएगा, किसकी वजह से हो जाएगा पॉजिटिव बाहर, सोडियम आयन की वजह से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने क्या किया, रेस्टिंग फेज से स्टार्ट किया और उसे क्या किया, इंपल्स को कंडक्ट किया, ट्रांसमिट किया, जनरेट किया, ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ी, और वापसी हम उसे क्या किए, दोबारा से रेस्टिंग फेज में वापस ले आए। फाइनली द मेम्ब्रेन कम्स टू द रेस्टिंग स्टेट एंड अगेन रेडी टू कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल। जो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल होगा अब उसको वो कंडक्ट करने के लिए तैयार है। और यहां पर हमने कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। रेस्टिंग फेज में जो पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट, थ्रेशोल्ड स्टिमुलेटेड लेवल है -55 मिलीवोल्ट, डीपोलराइज्ड पोटेंशियल क्या हो जाता है +30 से +45 तक भी जा सकता है, और हाइपर पोलराइजेशन जो मैंने आपको बताया उसका जो पोटेंशियल है वो है -80 से -90 मिलीवोल्ट। यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल था -70 था, ये धीरे धीरे यहाँ पर जब हमने उसे स्टिमुलस देना चालू किया तो वैल्यू हो गई -55 जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू थी। ठीक है, अब क्या होगा, सोडियम आयन अंदर आते जाएंगे, डीपोलराइजेशन होगा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से। ठीक है, और पोटेंशियल पहुंच जाएगा आपका लगभग +40 या +30 से +45 मिलीवोल्ट के आसपास। उसके बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन होना चालू होगा ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, अब मैंने आपको बताई थी एक कंडीशन हाइपर पोलराइजेशन, क्या होगा इसमें, जो पोटेशियम गेटेड चैनल है वो ज़्यादा देर तक खुले रह जाते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है, और बाद में सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन के द्वारा इसको दोबारा से मेंटेन कर लिया जाता है, या कह सकते हैं दोबारा रेस्टिंग फेज में -70 मिलीवोल्ट पर वापस लेकर आया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस नीट में देखने को मिल जाएंगे, आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत यहाँ से नहीं पड़ेगी। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है डॉक्टर सार्थक गुप्ता। थैंक यू।